नमस्कार दोस्तों। पुरानी किताबों से मैं लाई हूँ कुछ कहानियाँ आपके लिए। आज मैं लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद की लिखी एक बेहतरीन और दर्द भरी कहानी जिसका शीर्षक है निर्मला भाग 3। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि निर्मला के माता पिता के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है। वो ये दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं। इस बीच बाबू उदय भानु सिंह की हत्या हो जाती है। आइए जानते हैं इस भाग में आगे क्या होता है। विवाह का विलाप और अनाथों का रोना सुनाकर हम पाठकों का दिल ना दुखाएंगे। जिसके ऊपर पड़ती है वह रोता है, विलाप करता है, पछाड़े खाता है। यह कोई नई बात नहीं। हाँ, अगर आप चाहें तो कल्याणी की उस घोर मानसिक यातना का अनुमान लगा सकते हैं जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणाधार की घातिका हूँ। ये वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसके असंयत मुख से निकले थे, अब उसके हृदय को वाणों की भांति छेद कर रहे थे। अगर पति ने उसकी गोद में कराह कराह कर प्राण त्याग दिए होते तो उसे संतोष होता कि मैंने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। शोकाकुल हृदय को इससे ज़्यादा सांत्वना और किसी बात से नहीं होती। उसे इस विचार से कितना संतोष होता कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न गए। अंतिम समय तक उनके हृदय में मेरा प्रेम बना रहा। कल्याणी को यह संतोष न था। वह सोचती थी, हाँ, मेरी 25 बरस की तपस्या निष्फल हो गई। मैं अंत समय अपने प्राणपति के प्रेम से वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द ना कहे होते तो वह कदापि रात को घर से ना जाते। ना जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए हों। उनके मनोभावों की कल्पना करके और अपने अपराध को बढ़ा बढ़ा कर वह होठों पर पहर कुढ़ती रहती थी। जिन बच्चों पर वह प्राण देती थी अब उनकी सूरत से चिढ़ती। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से राल मोल लेनी पड़ी। यही मेरे शत्रु हैं। जहाँ आठों पहर कचरी सी लगी रहती थी वहाँ अब खाक उड़ती है। वह मेला ही उठ गया। अब खिलाने वाला ही ना रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए। जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वालों में हैं, वे ऐसे सरपट भागे कि पीछे फिर कर भी ना देखा। दुनिया ही दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था उनके चेहरे पर अब मक्खियाँ भिनभिनाती थीं। ना जाने वह कांति कहाँ चली गई। शोक का आवेग कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने कहा, इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने से सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर यही तैयारियां करनी पड़ेंगी जिसकी कोई आशा नहीं। विवाह कर देना ही अच्छा है। कुछ लेना देना तो है ही नहीं। बारातियों की सेवा सत्कार का काफ़ी सामान हो चुका है। विलंब करने में हानि ही हानि है। अतएव महाशय भालचंद्र को शोक सूचना के साथ यह संदेश भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थीं, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ है। कन्या आपकी हो चुकी। मैं लोगों के सेवा सत्कार करने को अपना सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि पड़े तो मेरी दशा का विचार करके क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप इस अनाथनी की निंदा ना होने देंगे। आदि। कल्याणी ने यह पत्र डाक से ना भेजा बल्कि पुरोहित से कहा, आपको कष्ट तो होगा पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी ओर से बहुत विनय के साथ कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा। यहाँ कोई प्रबंध करने वाला नहीं है। पुरोहित मोटेराम यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुँचे। संध्या का समय था।
बाबू भालचंद्र दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई हबशी अफ्रीका से पकड़कर आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना स्याह था कि मालूम ना होता था कि माथे का अंत कहाँ है, सिर का आरंभ कहाँ। बस कोयले की एक सजीव मूर्ति थी। आपको गर्मी बहुत सताती थी। दो आदमी खड़े पंखा झेल रहे थे। उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। आप आबकारी के विभाग में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 500 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचें, 24 घंटे दुकान खुली रखें। आपको केवल खुश करना काफ़ी था। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में लोग इन्हें देखकर सहसा चौंक पड़ते थे। बालक और स्त्रियां ही नहीं, पुरुष तक सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया है कि अंधेरी रात में तो उन्हें कोई देख ही ना सकता था। श्यामतला अंधकार में विलीन हो जाती थी। केवल आंखों का रंग लाल था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही आप भी 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है। फिर आप तो शराब के अफसर ही थे। जितनी चाहे पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला ना था। जब प्यास लगती शराब पी लेते। जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध है। लालिमा के संयोग से कालिमा भी भयंकर हो जाती है। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, अख्या आप आए हैं? आइए आइए, धन्य भाग। अरे कोई है? कहाँ चले गए सबके सब? झगड़ू, गुरदीन, छकौड़ी, भवानी, राम गुलाम कोई है? क्या सबके सब मर गए? चलो राम गुलाम, भवानी, छकौड़ी, गुरदीन, झगड़ू कोई नहीं बोलता, सब मर गए। दर्जन भर आदमी हैं, पर मौके पर एक की भी सूरत नहीं नजर आती। ना जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। आपके वास्ते कुर्सी लाओ। बाबू साहब ने ये पांचों नाम कई बार दोहराए, लेकिन यह ना हुआ कि पंखा झेलने वाले दोनों आदमियों में से किसी को कुर्सी लाने को भेज देते। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार इतना ही नौकरी हमार की न हुई। कहाँ तक उधार बाड़ी ले ले खाई, मांगत मांगत धेधर होए गए ना। भाल बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम करने को कहा गया तो रोने लगता है। कहिए पंडित जी, वहाँ सब कुशल है? मोटेराम, क्या कुशल कहूँ बाबूजी, अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कर्सी मेज हमारे उठाए ना ही उठत है। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट ना जाए, और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया। भाग, अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा? इससे बड़ी और कौन सी विपत्ति पड़ेगी? बाबू उदय भानु लाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं, हीरा था। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। आंखें पोंछते हुए उन्होंने कहा, मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से यह खबर सुनी है आंखों में अंधेरा सा छा गया है। खाने बैठता हूँ तो कौन मुंह में नहीं जाता। उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। मुंह जूठा करके उठ जाता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है। आदमी नहीं, हीरा था। मोटी, सरकार नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा। भाल, मैं खूब जानता हूँ पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं। ऐसा आदमी 1,00,000-2 लाख में एक होता है। जितना मैं उसको जानता था उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2 ही 3 बार की मुलाकात में उनका भक्त हो गया और मरने दम तक रहूँगा। आप समधीन साहब से कह दीजिएगा, मुझे दिली रंज है। मोटी,
आपसे ऐसी ही आशा थी। आज आप जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ हैं। नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता। भाल, महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है। मैं इसी को अपना अहोभाग्य समझता हूँ। हाँ, कितनी उदार आत्मा थी। रुपए को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं, तिनके के बराबर भी परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वालों को और दहेज देने वालों को ही गोली मार दूं। हाँ साहब, साफ गोली मार दूं, फिर चाहे फांसी ही क्यों ना हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हैं तो उसे बेचते हैं। अगर आपको लड़के की शादी में दिल खोल कर खर्च करने का अरमान है तो शौक से खर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर। यह क्या कि कन्या के पिता का गला रेतिए, नीचता है, घोरता है। मेरा बस चले तो इन पाजियों को गोली मार दूं। मोटे, धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। यह धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे, और उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी हैं। बस आप एक बार ही उबारे तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही, लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है सरकार। कोई करने धरने वाला नहीं। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा ना लगे। भालचंद्र 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोली, ईश्वर को मंजूर ही ना था कि वह लक्ष्मी मेरे घर आती, नहीं तो क्या यह व्रज गिरता। सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला न समाता था कि शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और ही षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वाले की याद की रुलाने के लिए काफ़ी है। उसे देखकर तो जख्म और भी हरा हो जाएगा। उस दशा में ना जाने क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए चाहे दोष, कि जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई फिर उसकी याद चित्त से नहीं उतरती। अभी तो खैर इतना ही है कि उनकी सूरत आंखों के सामने नाचते रहती है, लेकिन यदि वह कन्या घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएंगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है। जो मर गया वह लौट कर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, लेकिन दिल से मजबूर हूँ। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटे, ऐसा ना कहिए सरकार। वकील साहब नहीं तो क्या, आप तो हैं। अब आप ही उसके पिता तुल्य हैं। वह अब वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव तो कोई जानता नहीं। लोग समझेंगे वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर गए। इसमें आपकी बदनामी है। चित्त को समझाइए और हंस खुशी कन्या का पानी ग्रहण कराए लीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का लाख विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों की सेवा सत्कार करने के लिए कोई कमी ना उठा रखेगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोतीराम कोरे पोथी के ही पंडित नहीं, वरन व्यवहार नीति में भी चतुर हैं। बोली, पंडित जी, हलफ से कहता हूँ, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं है, लेकिन जब ईश्वर को मंजूर नहीं है तो मेरा क्या बस है। वह मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली है। यह किसी आने वाले मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है कि यह विवाह मंगलमय ना होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए, यह संयोग कहाँ तक उचित है। आप तो विद्वान आदमी हैं, सोचिए, जिस काम का आरंभ ही अमंगल से हो उसका अंत अमंगल हो सकता है नहीं।
जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती। समधीन साहब से समझा कर कह दीजिए, मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा ना होगा। स्वार्थ के वंश में होकर भी मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने यह तीर छोड़ा था जिसकी उनके पास कोई काट न थी। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया और वह उसका प्रतिकार ना कर सकते थे। वह अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू किया। अरे तुम सब फिर कहाँ गायब हो गए? झगड़ू, छकौड़ी, भवानी, गुरदीन, राम गुलाम, एक भी नहीं बोलता, सबके सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है, ना जाने इन सबों को कोई कहाँ तक समझाए। मोटी राम जी मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन ना स्वीकार करते थे। उनका सिद्धांत था कि घृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत से उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सब कुचलते हुए बोले, शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूँगा। भाल, फलाहारी ना। मोटे, इसका मुझे कोई विचार नहीं। भाल, है तो यही बात, छूत छात सब ढकोसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे अभी तक कोई नहीं आया क्या? छकौली, भवानी, गुरदीन, रामगुलार, कोई तो बोलो। अब की भी वही बूढ़ा कहार खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार, मोर तलब दे दीन जाए, ऐसी नौकरी मुँह से ना होए। कहाँ लो दौरी दौरात दौरत गौण पिराए लागत है। भाल, काम कुछ करो या ना करो, पर तलब पहिए चलिए, दिन भर पड़े पड़े खांसा करो। तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है, जाकर बाजार से एक आने की ताजी मिठाई ला, दौड़ता हुआ जा। कहार को यह हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए और स्त्री से बोले, वहाँ से पंडित जी आए हैं, यह खत लाए हैं, जरा पढ़ो तो। पत्नी जी का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला थी। रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले में लगे रहते उसे छोड़ते ना बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी। बोली, कह दिया ना कि हमें वहाँ ब्याह करना मंजूर नहीं। भाल, हाँ कह तो दिया, पर मारे संकोच के मुंह से शब्द ना निकलता था, झूठ मूठ का हल्ला करना पड़ता। रंगीली, साफ बात करने में संकोच क्या? हमारी इच्छा है, नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो नहीं है। जब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहाँ क्यों ना करे? उनकी लड़की कोई सोने की थोड़ी है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते समाते 15-20 हज़ार दे मरते। अब वहाँ क्या रखा है? भाल, एक दफ़ा जवान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। कोई मुख से कुछ ना कहे, पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती। मगर तुम्हारी जिद से मजबूर हूँ। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल ना था, और यद्यपि रंगीली बाई भी शायद ही कभी किताब पढ़ती हो, पर खत वत पढ़ लेती थी। पहली ही पाती पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गईं और पत्र समाप्त किया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा हुआ था। एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं, लाख की थी, तो एक ही आंच से पिघल जाती है। कल्याणी की करुणा तो पादक शब्दों से उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया। रूंधे हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना? भालचंद्र पत्नी के आंसुओं को देख देख कर सूखे जाते थे। उनके ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने यह खत दिखाया होता।
इसकी ज़रूरत क्या थी? इतनी बड़ी भूल उनसे कभी ना हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा है, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा। पंडित मोटे राम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। लालसा में व्यग्र होकर कभी यह पहलू बदलते, कभी वह पहलू। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर ही तोड़ दी थी। उसमें भी यह विलंब दारुण दशा थी। उन्हें बैठे देख रंगीली बाई बोली, है, अभी है, जाकर कह दो हम विवाह करेंगे, जरूर करेंगे। बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भाल, तुम कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी उससे कह आया हूँ कि मुझे विवाह करना मंजूर नहीं। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कहूँगा तो वह अपने दिल में क्या कहेगा, जरा सोचो तो। वह शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं कि अभी एक बात तय की, अभी पलट गए। भले आदमी की बात ना हुई, दिल लगी हुई। रंगीली, अच्छा, तुम अपने मुंह से ना कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी। इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं। भाल, तुम अपने सिवा सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूँ, बात एक ही है। जो बात तय हो गई वह हो गई। अब मैं उससे फिर नहीं उठाना चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी मैं वहाँ ना करूँगी। तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदलती हो। यह तो मेरी छाती पर मूंग डालना है। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गई है। तुम ही ने तो कहा था कि उसके पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचकर काम निकालना चाहती है। एक ही छंटी औरत है, तुम ही ने तो कहा था, वही मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है, बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कर आए होते तो मैं नहीं करने को कहती, तो तुम्हारा संकोच उचित था? नहीं, करने के बाद हाँ करने में तो अपना बड़प्पन है। भाल, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता हो, मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकीलाइन के विषय में जो बात कही थी वह झूठी थी? क्या वह पत्र देखकर? तुम जैसी खुद सरल हो वैसे ही दूसरे को भी सरल समझती हो। रंगीली, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुपती नहीं, उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती। भाल, बनावट की बात तो ऐसे चुपती है कि सच्ची उसकी बात लगे। उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। यह किस्से कहानियाँ लिखने वाले जितनी किताबें पढ़ पढ़ कर तुम घंटों रोती हो, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तुमार बांधते हैं। यह भी एक कला है। रंगीली, क्यों जी, तुम मुझसे भी उड़ते हो, दाई के पेट छिपाते हो। मैं तुम्हारी बात मान जाती हूँ तो तुम समझते हो कि इसे चकमा दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सर मढ़कर खुद बेदाग बचना चाहते हो। बोलो, कुछ झूठ कहती हूँ? जब वकील साहब जीते थे तो तुमने सोचा था कि ठहराव की ज़रूरत ही क्या, वे खुद ही जितना उचित समझे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के तो और ज़्यादा मिलने की आशा होगी। अब जो वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हीले हवाले करने लगे। अब भल मानसी नहीं, छोटापन है, इसका इल्ज़ाम भी तुम्हारे सिर है। मैं अब शादी ब्याह के नज़दीक ना जाऊंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो सफाई से करो, बुरा तो हो या अच्छा हो। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली नीति पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता। बोलो, अब भी वहाँ शादी करते हो या नहीं? भाल,
जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना है क्या? मगर खूब पहचानती हो आदमियों को। क्या कहना है तुम्हारी इस सूझबूझ की? बलैया ले लें। रंगीली: हो बड़े हयादार, अब भी नहीं शर्माते। ईमान से कहो, मैंने बात ताड़ ली कि नहीं? भाल: अजी जाओ, वह दूसरी औरतें होती हैं जो मर्दों को पहचानती हैं। अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज यह विश्वास उठ गया और महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व की बातें कही हैं उनको मानना पड़ा। रंगीली: ज़रा आईने में अपनी सूरत तो दिखाओ, तुम्हें मेरी कसम है, ज़रा देख लो कितना छेपे हुए हो। भाल: सच कहना, कितना छेपा हुआ हूँ? रंगीली: इतना ही जितना कोई भलमानस चोर चोरी खुल जाने पर झेपता है। भाल: खैर, मैं झेपा ही सही, पर शादी वहाँ ना होगी। रंगीली: मेरी बला से जहाँ चाहे करो। क्यों, भुवन से एक बार क्यों नहीं पूछ लेते? भाल: अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहा। रंगीली: जरा भी इशारा न करना। भाल: अजी मैं उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं। संयोग से ठीक इसी वक्त भुवन मोहन भी आ पहुंचा। ऐसे सुंदर, सुडौल, विशल युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने में आते हैं। बिल्कुल माँ को ही पड़ा था। वही गोरा चिट्टा रंग, वही पतले पतले गुलाब की पत्ती के से होंठ, वही चौड़ा माथा, वही बड़ी बड़ी आँखें। डील डॉल बापसा था। ऊंचा कोट, टाई, हैट उस पर खूब अच्छे लग रहे थे। हाथ में एक हॉकी स्टिक थी। चाल में जवानी का गुरूर था, आंखों में आत्मगौरव। रंगीली ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने? यह देखो, तुम्हारे ससुराल से यह खत आया है। तुम्हारी सास ने लिखा है। साफ साफ बतला दो, अभी सवेरा है। तुम्हें वहाँ शादी करना मंजूर है या नहीं? भुवन: शादी करनी तो चाहिए अम्मा, पर मैं करूँगा नहीं। रंगीली: क्यों? भुवन: ऐसी जगह शादी करवाइए कि खूब रुपए मिले, और ना सही 1 लाख का तो डील हो। वहाँ अब क्या रखा है? वकील साहब रहे ही नहीं, बुढ़िया के पास अब क्या होगा? रंगीली: तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? भुवन: इसमें शर्म की कौन सी बात है? रुपए किससे काटते हैं? लाख रुपए से तो लाख जन्म में भी ना जमा कर पाऊंगा। इस साल पास भी हो जाऊंगा तो कम से कम 5 साल तक रुपए की सूरत ना नजर आएगी। फिर 100-200 रुपए महीने कमाने लगूंगा। 5-6 तक पहुँचते पहुँचते उम्र की 3 भाग बीत जाएंगे। रुपए जमा करने की नौबत ही ना आएगी। दुनिया का कुछ मज़ा ना उठा सकूंगा। किसी धनी की लड़की से शादी हो जाती तो चैन से कटती। मैं ज़्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख हो, या फिर कोई ऐसी जायदाद वाली बेवा मिले जिसकी एक ही लड़की हो। रंगीली: चाहे औरत कैसी ही मिले। भुवन: धन सारे ऐबों को छिपा देगा। मुझे वह गालियाँ भी सुनाए तो चू ना करूँ। दुधार गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है? बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव से कहा, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है और दुखी है कि ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाला, लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए। हम कितने ही फटे हाल हो जाए, फिर भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। वहाँ भोजन का भी ठिकाना नहीं, सिवा इसके कि लोग हंसेंगे और कोई नतीजा ना निकलेगा। रंगीली: तुम बाप पुत दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। दोनों उस गरीब लड़की के गले पर छुरी फेरना चाहते हो। भुवन: जो गरीब है उसे गरीबों की ही यहाँ संबंध करना चाहिए, अपनी हैसियत से बढ़कर। रंगीली: चुप भी रह, आया है वहाँ से हैसियत लेकर। तुम कहाँ के धना सेठ हो? कोई आदमी द्वार पर आ जाए तो एक लोटे पानी को तरस जाए, बड़े हैसियत वाले बने हो। यह कहकर रंगीली वहाँ से उठकर रसोई का प्रबंध करने चली गई।
भुवन मोहन मुस्कुराकर अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मूंछों पर ताव देते हुए बाहर आए कि मोटे राम को अंतिम निश्चय सुना दे, पर उनका कहीं पता ना था। मोटे राम जी कुछ देर तक तो कहार की राह देखते रहे। जब उसके आने में बहुत देर हुई तो उनसे बैठा ना गया। सोचा, यहाँ बैठे बैठे काम ना चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए। भाग्य के भरोसे यहाँ अड़ी किए बैठे रहें तो भूखों मर जाएं। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने की। चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर वह कहार गया था उसी तरफ चले। बाजार थोड़ी दूर ही था। जहाँ एक कण में जा पहुँचे, देखा तो बुढ़ा एक हलवाई की दुकान पर बैठा चिलम पी रहा था। उसे देखते ही आपने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से कहा, अभी कुछ तैयार नहीं है क्या महरा? सरकार वहाँ बैठे बिगड़ रहे हैं कि जाकर सो गया या ताड़ी पीने लगा? मैंने कहा, सरकार यह बात नहीं, बुढ़ा आदमी है, आते ही होगा। बड़े विचित्र जीव हैं, ना जाने इनके यहाँ कैसे नौकर टिकते हैं। कहार, मुझे छोड़कर आज तक दूसरा कोई नहीं टिका, ना टिकेगा। साल भर से तलब नहीं मिली, किसी को तलब नहीं देते। जहाँ किसी ने तलब मांगी और लगे डांटने, बेचारा नौकरी छोड़कर भाग जाता। वे दोनों आदमी जो पंखा झेल रहे हैं सरकारी नौकर हैं। सरकार के 2 अदरल्ली मिले ना, इसी से पड़े हैं। मैं भी सोचता हूँ, जैसा तेरा ताना बाना वैसी मेरी भरनी। इस साल कट गए, साल 2 साल और इस तरह कट जाएगा। यह अपना रोब जमाने को अभी तक उनका नाम जपा करते हैं। कहीं नौकरी दिलाइएगा, चलूं? मोटेराम, अजी बहुत नौकरी है, कहार तो आजकल ढूंढे नहीं मिलते। तुम तो पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी ही क्या कमी है? यहाँ कोई ताज़ी चीज़ है? मुझसे कहने लगे, खिचड़ी बनाइएगा या बाटी लगाइएगा। मैंने कह दिया, सरकार बुढ़ा आदमी है, रात को उसे मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा, मैं कुछ बाजार से ही खा लूँगा, आप इसकी चिंता ना करें। बोले, अच्छी बात है, कहार आपको दुकान पर मिलेगा। बोलो साहजी, कुछ तरमाल तैयार है, लड्डू तो ताजे मालूम होते हैं, तौल दो 1 सेर भर, आ जाऊं वहीं ऊपर ना। यह कहकर मोटेराम हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तरमाल चखने लगे। खूब छक्कर खाया, 2.5-3 सेर चट कर गए। खाते जाते थे और हलवाई की तारीफ करते जाते थे। शाहजी, तुम्हारी दुकान का जैसा नाम सुना था वैसा ही माल भी पाया। बनारस वाले ऐसे रसगुल्ले नहीं बना पाते। कलाकंद अच्छी बनाते हैं, पर तुम्हारी उनसे बुरी नहीं। माल डालने से अच्छी चीज़ नहीं बन जाती, विद्या चाहिए। हलवाई, कुछ और लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरी तरफ से ले लीजिए। मोटेराम, इच्छा तो नहीं है, लेकिन दे दो पाव भर। हलवाई, पाव भर क्या लीजिएगा, अच्छी है, आधा सेर तो लीजिए। खूब इच्छापूर्ण भोजन करके पंडित जी ने थोड़ी देर तक बाजार की सैर की और 9 बजते बजते मकान पर आए। यहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। एक लालटेन जल रही थी। अपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए। सवेरे अपने नियमानुसार कोई 8 बजे उठे तो देखा कि बाबू साहब टहल रहे हैं। इनको जगह देखकर वह पायलागन कर बोले, महाराज आज रात कहाँ चले गए? मैं बड़ी देर तक आपकी राह देखता रहा। भोजन का सब सामान बड़ी देर तक रखा रहा। जब आप ना आए तो रखवा दिया। आपने कुछ भोजन किया था या नहीं? मोटे, हलवाई की दुकान में कुछ खा लिया था। भाल, अजी पूरी मिठाई से वह आनंद कहाँ जो बाटी और दाल में है। 10-12 आने खर्च हो गए होंगे, फिर भी पेट ना भरा होगा। आप मेरे मेहमान हैं, जितने पैसे लगे हों ले लीजिएगा। मोटे,
आप ही के हलवाई की दुकान पर खाया था, वह जो नुक्कड़ पर बैठता है। भाल, कितने पैसे देने पड़े? मोटे, आपके हिसाब में लिखा दिए हैं। भाल, जितनी मिठाइयाँ ली हो मुझे बता दीजिए, नहीं तो पीछे से बेईमानी करने लगेगा। एक ही ठग है। मोटे, कोई 2.5 सेर मिठाई थी और आधा सरे रबड़ी। बाबू साहब ने विस्फित नेत्रों से पंडित को देखा, मानो कोई अचंभे की बात सुनी हो। 3 सेर तो कभी महीनों तक का टोटल भी ना होता था, और यह महाशय एक ही बार में 4 रुपए का माल उड़ा गए। अगर एक आध दिन और रह गए तो यहाँ बैठ जाएगी। पेट है या सौतन की कब्र। 3 सरी, कुछ ठिकाना है? उद्धृत दशा में दौड़ते हुए अंदर गए और रंगीली से बोले, कुछ सुनती हो? यह महाशय कल 3 सेर मिठाई उड़ा गए। 3 सरे, पक्की तौल? रंगीली ने विस्मित होकर कहा, अजी नहीं, 3 सेर भला क्या खाएगा? आदमी है या बैल? भाल, 3 सरे तो अपने मुंह से कह रहा है, 4 सेर से कम ना होगा, पक्की तौल। रंगीली, पेट में सनीचर है क्या? भाल, आज तो रह गया तो 6 सरे का हाथ फेरेगा। रंगीली, तो आज रहे ही क्यों? खत का जवाब जो देना है देकर विदा करो। अगर रहे तो साफ कह देना कि हमारे यहाँ मिठाइयाँ मुफ्त नहीं आती। खिचड़ी बनाना हो तो बनावे, नहीं तो अपनी राह ले। जिन्हें ऐसे पेटुओं को खिलाने से मुक्ति मिलती है वे खिलाए, हमें मुक्ति ना चाहिए। मगर पंडित विदा होने को तैयार बैठे थे, इसलिए बाबू साहब को कौशल से काम लेने की जरूरत ना पड़ी। पूछा, क्या तैयारी कर दी महाराज? मोटे, हाँ सरकार, अब चलूँगा। 9 बजे की गाड़ी मिलेगी ना? भाल, भला आज तो और रहिए। यह कहते कहते बाबूजी को भय हुआ कि कहीं यह महाराज सचमुच ना रह जाए, इसलिए वाक्य को यूं पूरा किया, हाँ, वहाँ भी लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। मोटे, 1-2 दिन की बात हो तो कोई विचार नहीं था। मैंने सोचा क्यों ना त्रिवेणी स्नान कर लूं। बुरा ना माने तो कहूँ, आप लोगों में ब्राह्मण के प्रति लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है। इस तरह पंडित जी क्रोधित हो गए। उन्हें सब कुछ ठीक लगा, किंतु उन्हें अपने पेट की निंदा कभी सहन ना हुई। पंडित जी वापस लौट आए। अगले भाग में जानेंगे कि पंडित जी ने कल्याणी से आकर क्या कहा। कहानी का अगला भाग मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊंगी। प्रेमचंद की निर्मला भाग 4 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।